नमस्कार साथियों, नेक्स्ट लेवल एकेडमी के या नेक्स्ट लेवल राजस्थान के 10 मिनट शो में आपका स्वागत है। तो अगर आप यहाँ पर आरटी एक्ट को पढ़ने आए हो तो इसका मतलब बहुत अच्छे पढ़ने वाले लोगों में से हो, बधाई हो, आप सिलेक्शन की दिशा में अच्छे बढ़ रहे हैं। और यदि आप केवल इसी को लेने आए हो तो फिर भाई पढ़ लो, कुछ नहीं रखा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। हाँ भाई, भारत में शिक्षा के अधिकार की पहल किसने की थी? बोले गुरुजी गोपाल कृष्ण गोखले ने। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन बोले गुरुजी 88 में आया था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर किस में जोड़ा गया? समवर्ती सूची में। कब हुआ था? 1976 में। इसके बाद यदि हम बात करें कि शिक्षा किस सूची में था संविधान लागू होने से पहले? बोले गुरुजी राज्य सूची में था। इसके बाद में यदि हम बात करें शिक्षा को समवर्ती सूची में 86 में शामिल किया गया। बोले गुरु 86वां संविधान संशोधन क्या है? बोले बेटा 2002 में आया था। इसमें जो 6 से 14 वर्ष के जो बालक थे इनको शिक्षा का मूल अधिकार दे दिया गया था। 3 अनुच्छेदों में परिवर्तन हुआ था, 21, 51 और क्या 45। क्या क्या हो गए? 21, 51 और 45। 21 में क्या था कि भैया शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया जाएगा बच्चों के लिए। 51 में माता पिता को बोला कि भैया आपका कर्तव्य है कि बच्चों को स्कूल भेजो। और इसके बाद 45 में बोला कि भैया 3 से 6 वर्ष के बालक हैं इनकी भी शिक्षा की हम व्यवस्था कर देंगे, मतलब आंगनवाड़ी वाली जो शिक्षा है। ठीक है। इसके बाद में 4 डेट्स आपको याद रखनी है आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत। 20 जुलाई स्कूल कब खुलते हैं? जुलाई में। तो 20 जुलाई, 4 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त। 20 जुलाई में इनको याद आया कि भैया पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई चीज करनी है। अब चूंकि पढ़े लिखे लोग कहां पर होते हैं? राज्यसभा में। लोकसभा में तो गवार होते हैं। तो जब राज्यसभा में इसीलिए पढ़ाई लिखाई से संबंधित कानून था तो पहले कहां से पास हुआ है? राज्यसभा से। तो 20 जुलाई को राज्यसभा से, 4 अगस्त को लोकसभा से पास हुआ, 26 अगस्त को राष्ट्रपति और 27 अगस्त को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। तो क्या हो गया? 20 जुलाई को राज्यसभा से, 4 अगस्त को लोकसभा से, 26 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा और 27 को इसकी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और अंत में 1 अप्रैल 2010 को इसे संपूर्ण भारत में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। अब इसके बाद में शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल करने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना? बोले 135वां। और जो हमारा 60वां गणराज्य वर्ष था, मतलब 2009 में, क्योंकि हमारा 1950 में संविधान लागू हुआ है, तो जो 2009 था ये कौन सा गणराज्य वर्ष था? हमारा 60वां। तो इस वर्ष जितने भी हमारे कानून पारित हुए उनमें कौन सी नंबर का था? 35वां। तो दोनों याद हो जाएंगे। 135वां देश है जिसने की शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया, और 35वां 2009 के गणराज्य वर्ष का ये कानून था। बोले कितनी धाराएं? बोले गुरु जी 7, 38 और 1। 7 अध्याय, 38 धारा और 1 अनुसूची। क्या हो गया? 7 अध्याय, 38 धारा और 1 अनुसूची। बोले गुरुजी 2012 में बढ़ा दी गई थी। बिल्कुल। कितनी हो गई? 7, 39 और 1। 7 अध्याय, 39 धारा और 1 अनुसूची हो जाती है। बोले गुरुजी नीचे सवाल है कि 2009 कब लागू हुआ? बोले गुरुजी 1 अप्रैल 2010 को हुआ। बोले गुरुजी इससे नीचे भी सवाल है कि किस अधिनियम के अंतर्गत आता है मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार? बोले गुरुजी 2009 के अंतर्गत। बोले गुरुजी क्यों लागू करना आवश्यक था? बोले 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके बोल दिया कि भैया बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार है। अब अधिकार देने के लिए कोई नियम कायदे कानून तो बनाने पड़ेंगे। तो नियम कायदे कानून कब बनाए? 2009 में। तो बालकों को मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने के लिए हम क्या लेकर आए? आरटी एक्ट 2009। इसके बाद में आरटी अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के समूह के लिए? बोले गुरुजी 6 से 14। इसके बाद में भारत की संसद में किस अनुच्छेद के तहत निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया? मतलब किस में दिया गया है? सब जो आपको दिया गया है 6 से निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान? बोले गुरुजी 21 में किया गया है। इसके बाद में शिक्षा का अधिकार सम्मिलित कौन से अनुच्छेद के द्वारा? बोले गुरु 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय पे। इसके बाद में आ जाते हैं आगे, सारे आए हुए सवाल हैं ये। इसके बाद में बोले गुरुजी अध्याय 1 की बात कर लेते हैं। अध्याय 1 में बोले गुरुजी जब हम किताब लिखना शुरू करते हैं तो शुरुआत के पन्नों में यही लिखा होता है कि भैया किताब है किसकी? तो है किसकी, तो इसमें भी लिखा गया है। तो भैया सबसे पहले अध्याय 1 में लिखा गया है प्रारंभिक। प्रारंभिक का मतलब बोले गुरुजी शुरुआत में इसमें है क्या है? किताब का संबंध किससे? तो अध्याय 1 का नाम ही क्या है? प्रारंभिक। 2 धाराएं इसके अंतर्गत, धारा 1 और धारा 2। तो धारा 1 में तो भैया नाम ही लिखा हुआ है, और बताओ कौन से प्रदेश में लागू होगा ये लिखा हुआ है। तो इसमें अध्याय 1 में क्या लिखा हुआ है? नाम क्या? बोले गुरुजी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। बोले गुरुजी इसका नाम है। इसके बाद में कहां पर लागू नहीं होगा? 2012 में जोड़ा था। धार्मिक संस्थानों ने हल्ला मचा दिया कि भैया हम 25% सीटें ऐसे कैसे दे दें, हम तो खुद पढ़ाएंगे, हम सब कुछ कैपेबल हैं, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो भैया बोल दिया कि धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था क्या? वैदिक मदरसों, पाठशालाओं, ऐसी चीजों पर ये
लागू नहीं होगा। इसके बाद में जम्मू कश्मीर में तो होना ही नहीं था, अलग ही कलेश था जम्मू कश्मीर का। तो फिर इसके बाद में 370 हटने के बाद ये कहां पर भी लागू हो गया, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में। इसके बाद में 2010 में ये लिखा गया था, भैया लागू कब से होगा, ओरिजिनल में लिखा नहीं गया था, केवल एक लाइन डाली गई थी, जब से सरकार चाहेगी, जो कि अब राजपत्र के द्वारा सरकार तय करेगी, राजपत्र में डालने के बाद में वो डेट से लागू हो जाएगा। तो क्या डेट डाल दी थी, बोले 1 अप्रैल 2010। इसके बाद धारा 2 है, इसमें परिभाषा लिखी गई है। बोले गुरुजी समुचित सरकार क्या है, भैया जो पैसा देगा वो समुचित सरकार है। बोले गुरुजी यदि केंद्र सरकार पैसा देगी तो केंद्र सरकार समुचित सरकार है, राज्य सरकार पैसा देगी तो राज्य सरकार समुचित सरकार है, नगर पालिका पैसा देगी तो नगर पालिका समुचित सरकार है। साफ सीधी सी बात है। इसके बाद में प्रति व्यक्ति फीस, मतलब कैपिटेशन फीस, सीधी सी बात है भैया, फ्री में बच्चे का एडमिशन हो गया। अब इसके बाद में कोई भी स्कूल उस बच्चे को बोलता है भैया एग्जाम फीस दे, ये वाली फीस दे, वो वाली फीस दे, जो भी एक्स्ट्रा फीस ली जाती है वो फीस किसके अंतर्गत आती है, कैपिटेशन फीस के अंतर्गत। बोले गुरुजी ये तो भैया है ना, जितना पैसा लेते हैं उसका 10 गुना भरना होता है। बिल्कुल, कैपिटेशन फीस का 10 गुना भरना होता है अगर कोई स्कूल पकड़ा जाता है तो इसके बाद में प्रति व्यक्ति फीस का हो गया। इसके बाद में अलाभित समूह को सीधा सा है एससी, अलाभित को असुविधाग्रस्त या डिसएडवांटेज भी बोलते हैं। अब इसमें क्या कहोगे, एससी एसटी सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े बालक, क्या क्या हो गए, एससी एसटी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े बालक, मतलब सीधा सीधा एक कैटेगरी वाला हिसाब है। इसके बाद में 2012 में निःशक्त को भी शामिल कर लिया और बोल दिया कि भैया जिस स्कूल का सरकार है, जो समुचित सरकार है, जिसने पैसा देके स्कूल चला रही है, वो अपने हिसाब से जिसको चाहे उसमें शामिल कर सकती है, जो भी भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कोई भी आधार पर इसमें शामिल कर सकती है। सरकार ने कितने शामिल करके दिए, केंद्र सरकार ने, बोले एससी है, इसमें एसटी है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सरकार जिसको चाहे उसको शामिल कर सकती है। साफ सीधी बात है। इसके बाद में दुर्बल वर्ग मतलब वीकर सेशन, मतलब गरीब लोग। गरीब लोगों का मतलब एक निश्चित आय सीमा से नीचे आने वाले लोग। राजस्थान सरकार ने वो आय सीमा कितनी तय कर रखी, बोले गुरुजी 2.5 लाख। अगर 2.5 लाख से नीचे तो वीकर सेशन में आ जाएगा। इसके बाद बोले गुरुजी प्राथमिक शिक्षा का मतलब, प्राथमिक शिक्षा तो बोले गुरुजी 1 से 8 तक की होती है, ये प्राथमिक शिक्षा है बच्चे की है, जिसमें 6 से 14 वर्ष होती है। बोले गुरुजी अनुवीक्षण प्रक्रिया का मतलब, पहले चलता था ना फलाने स्कूल में बिना टेस्ट लिए तो बच्चे का एडमिशन नहीं लेते, यहां तक कि टीवियों में देखा होगा ना आपने कि माता पिता तक का टेस्ट ले लिया जाता है। तो ना तो माता पिता की अनुवीक्षण प्रक्रिया करोगे, ना ही आप बच्चे की करोगे। जैसे कोई बच्चा आ गया उसका सीधा एडमिशन ले लो, मतलब रैंडम मेथड के अतिरिक्त अगर कोई भी स्क्रीनिंग प्रोसेस लगाई जाती है तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगी। पहली बार पकड़े जाते हैं, अब स्क्रीनिंग प्रोसेस में कोई पैसा तो दिया नहीं गया जो 10 गुना कर दोगे। इसमें क्या है, पहली बार पकड़े गए तो 25,000 बनने पड़ेंगे, इसके बाद पकड़े आते जाओ और 50,000 बढ़ते जाओ। इसके बाद में विशिष्ट श्रेणी, विशिष्ट श्रेणी बोले गुरुजी सब में 25% थोड़े ही होते हैं, इसमें तो बोल रहे हो आप स्क्रीनिंग टेस्ट ले ही नहीं सकते। नवोदय में तो गुरुजी पेपर से ही एडमिशन होता है, इसीलिए कुछ विद्यालयों को अलग कर रखा है। तो उनको किस में डाल दिया, विशिष्ट श्रेणी में। कौन कौन से, केंद्रीय हो गए, नवोदय हो गए, सैनिक स्कूल, या फिर सरकार जिसको कोई भी समुचित सरकार अधिसूचना के द्वारा बोल दे कि भैया ये विशिष्ट सूचना या विशिष्ट स्कूल है, उसको इसके अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है। तो ये विशिष्ट श्रेणी वाले हो गए। इसके बाद में ये बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग। बोले गुरुजी तो वही है डिसएडवांटेज, कहाँ है ये रहा, असुविधाग्रस्त बालक। बोले गुरुजी कहाँ है ये रहा, अनुसूचित जाति, बोले गुरुजी एससी, जनजाति एसटी, विकलांग आ गया 2012 में शामिल किया, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग किसके अंतर्गत आ रहा है, बोले गुरुजी ये तो डिसएडवांटेज के अंतर्गत आ रहा है। तो ऐसे ही सवाल आते हैं, आए हुए सवाल ही तो है, मैंने सील साथ में डाले हूँ आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद में बोले गुरुजी ये रहा अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या है, बोले गुरुजी अध्याय 2 में है 3 धाराएं। बोले गुरुजी 3 क्या है, पहली में तो ये हो गया भैया नाम क्या है, किस प्रदेश में लागू होगा, ये होगा। दूसरी में बोले इसमें कुछ शब्द आएंगे, भैया इन शब्दों का मतलब क्या है, मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन उसके बारे में दे दी। कानून तो शुरू होगा अब, मतलब जो कहानी है वो तो अब शुरू होगी। बोले गुरुजी कहानी क्या है, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है भैया अध्याय 2। अध्याय 2 में 3 धाराएं हैं, 3, 4, 5। 3 में क्या लिखा हुआ है कि भैया बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। भाई इसीलिए तो बना रहे हो, सबसे पहले 3 में लिखा है इन्होंने कि भैया बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। बोले साहब मान लिया कि बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। बोले गुरुजी कोई बच्चा विकलांग है वो स्कूल नहीं आ सकता। बोले बताओ गुरुजी उसको अधिकार कैसे दोगे, भैया चाहे घर जाके पढ़ाना पड़े, मतलब बच्चे को घर आधारित शिक्षा तक चुनने का अधिकार होगा। तो बच्चा चाहे घर जाकर पढ़ाना पड़े, ऐसे बालक को घर आधारित शिक्षा चुनने का अधिकार है। और बोले पैसा, बोले कोई पैसा नहीं, बस शिक्षा ग्रहण करवाओ 8वीं तक की। तो ना तो शुल्क
के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। निःशक्त बालक घर आधारित शिक्षा चुन सकते हैं और 6 से 14 वर्ष की शिक्षा है वह अनिवार्य होगी, बच्चे का अधिकार है, सरकार को दिलानी होगी, चाहे भले ही घर जाके शिक्षा देनी पड़े। ठीक है। इसके बाद धारा 4, धारा 4 का मतलब यह है कि जो बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, बोले बच्चों गुरुजी अगर 6 वर्ष का बच्चा है तो कक्षा 1 में बैठेगा, 7 वर्ष का बच्चा है तो कक्षा 2 में ही पढ़ेगा, 8 वर्ष का बच्चा है तो 3 में ही पढ़ेगा, 9 वर्ष का बच्चा है 4 में ही पढ़ेगा। बोले गुरुजी एक बच्चा है सीधे 9 वर्ष का स्कूल पहुंचा है, 6 वर्ष का पहुंचा ही नहीं, तो 9 वर्ष के बच्चे को 4 में थोड़े ही बैठा देंगे, भैया 4 में ही बैठाएंगे। मतलब आयु के आधार पर प्रवेश होगा। ये रहा बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, उसकी आयु के अनुरूप यदि 9 वर्ष का है तो कक्षा 4 में ही प्रवेश दिया जाएगा। भैया सीधी सी बात है। बोले गुरुजी पीछे की पढ़ाई चाहे ट्यूशन लगा के पढ़ाओ, चाहे मास्टर वहां पे रुक के पढ़ाओ, उसकी शिक्षा की व्यवस्था करो, लेकिन 9 वर्ष के बच्चे को कक्षा 4 में ही बिठाएंगे, अकॉर्डिंग टू एज उसको प्रवेश दिया जाएगा। बोले गुरुजी 10 वर्ष का बालक है तो कौन सी क्लास में होगा, 5वीं में। बोले गुरुजी कैसे, 6 का 1 में, 7 का 2 में, 8 का 3 में, 9 का 4 में, तो 10 का 5वीं क्लास में होगा, सीधी सी बात है। इसके बाद में धारा 5, बोले गुरुजी बच्चा जहां उसका मन करेगा वहां पढ़ेगा, अगर बच्चे ने टीसी मांग ली ना तो मना नहीं कर सकते, अगर मना कर दी तो भैया सेवा विलंब के नियमों के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो बच्चे को ट्रांसफर का अधिकार होगा, टीसी मांगने पर तुरंत टीसी देनी होगी, वरना फिर आ जाओ लाइन में। फिर इसके बाद बोले गुरुजी अध्याय 3 हो रहे, अध्याय 3 में क्या है गुरुजी ये भी बता दीजिए। तो अध्याय 3 में सीधी सी धाराएं भैया ये रही 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो इसमें समुचित सरकार, स्थानीय सरकार, प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य हैं। बोले गुरु समुचित सरकार मतलब जो सरकार वहां पे स्कूल स्थापित कर रही, जो पैसा दे रही है। तो बोले गुरु समुचित सरकार के कर्तव्य क्या है? बोले इतने सारी चीजें इसमें आ रही है, बच्चे को शिक्षा दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, वो दिलाएंगे, ये सारी दिलाएंगे, समुचित सरकार के कर्तव्य हैं। तो शिक्षा दिलाने के लिए स्कूल भी चाहिए। तो धारा 6 में समुचित सरकार को कर्तव्य दिया गया है कि भैया बच्चे के कैचमेंट एरिया के अंतर्गत स्कूल उपलब्ध कराओ। कैचमेंट एरिया का मतलब राजस्थान सरकार बोलता है कि भैया कैचमेंट एरिया ये रहा कि जो प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 का विद्यालय है वो कितनी दूरी पर होना चाहिए, 1 किलोमीटर, और जबकि जो 6 से 8 का विद्यालय है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर बच्चे से होना चाहिए। ये इसका कैचमेंट एरिया है। केंद्र सरकार बोलती है कि ना भैया ये 1 से 5 तो 1 किलोमीटर में ठीक है, लेकिन जो 6 से 8 का है इसको हम 3 किलोमीटर में रखेंगे। ये सब कैचमेंट एरिया है। तो मतलब धारा 6 में सब समुचित सरकार को बोला गया है कि भैया बच्चे के कैचमेंट एरिया के अंतर्गत बच्चे का स्कूल होना चाहिए। मतलब धारा 6 में क्या है, विद्यालय की दूरी। बोले गुरुजी धारा 7 में क्या है? भैया इतना सारा काम चल रहा है, पैसा भी तो कहीं से आएगा। तो धारा 7 में पैसे के बारे में तो भैया हो गया कि केंद्र सरकार ने बोला कि 60% हिस्सा हम दे देंगे, 40 आप लगा दो। तो जो वित्त का हिसाब किताब है वो कैसे होता है, 60-40 के हिसाब से हो रहा है। इसके बाद में यदि हम बात करें पहाड़ी व पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, सरकार ने बोला ठीक है 90% हम लगा देंगे, 10 तो आप लगा दो भाई, कुछ भी कर दो। इसके बाद में आगे आ जाइए। इसके बाद में यदि हम धारा कितने की हो गई, 7 की बात हो गई। अब 8, 9, 10 मतलब समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता, तीनों के कर्तव्य हो गए। समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता। तो धारा 8 में क्या है साहब, धारा 8 में लिखा हुआ है भैया समुचित सरकार के कर्तव्य। बोले समुचित सरकार के कर्तव्य क्या है? बोले इतनी सारी चीजें आ रही है, बच्चों को प्रवेश दिलाओ, ये सारी चीजों पे ध्यान रखो, प्रवेश हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारी चीजों पे ध्यान रखो। किसके कर्तव्य है? समुचित सरकार के। अब सरकार ने ही अधिकारी रखे, जब सरकार ने अधिकारी रखे तो इन अधिकारियों का कार्य क्या है? जो सरकार की जिम्मेदारी है वो अधिकारियों की जिम्मेदारी है। अब जैसे सरकार विद्यालय उपलब्ध करा रही है, धारा 6 में लिखा था ना कि समुचित सरकार की जिम्मेदारी होगी विद्यालय उपलब्ध कराए। कहाँ? कैचमेंट एरिया में। राजस्थान में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, केंद्र में 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो स्थानीय प्राधिकारी क्या करेंगे? इन्हीं कामों को करेंगे। तो वही जिम्मेदारी स्थानीय प्राधिकारियों की हो जाती है। अब बोले माता पिता, बोले गुरुजी माता पिता तो स्कूल स्थापित नहीं कर सकते। बोले गुरुजी माता पिता का क्या कर्तव्य होगा? माता पिता का छोटा सा कर्तव्य कुछ नहीं भैया, बच्चे को हमने अधिकार तो दे दिया, स्कूल हमने खुलवा दिया, पैसा हमने लगा दिया, धारा 7 के तहत हमने पैसे की व्यवस्था भी कर दी। अब घर से बच्चे को स्कूल भेज दो। तो बच्चे का एडमिशन कराने की और नियमित स्कूल भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? माता पिता की है। इसके बाद में माता पिता ने बोला तुम लेके तो जा रहे हो पर लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं 3 से 6 वर्ष के, बोले इनकी क्या करेंगे? बोले ठीक है 10 के बाद में जैसे ये माता पिता से मिले धारा 10 में, माता पिता को बोला भाई बच्चों को स्कूल भेजो। बोले भेज तो देंगे, छोटे बच्चों की व्यवस्था कर दो। तो छोटे बच्चों की व्यवस्था कहाँ पे की? जस्ट धारा 11 में बोला सब ठीक है 3 से 6 वर्ष के बच्चों की व्यवस्था, जो शिक्षा की व्यवस्था है वो भी समुचित सरकार करेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धारा 4, 5, 6, 7 जो बची हुई हैं इसको अगली वाली वीडियो में हम करते हैं।